Hello students, how are you? What do you feel about the last video, in previous video, in which we have already discussed about solid state, characteristic of solid state, and also types of solid state. It means crystalline solid and amorphous solid. आप लोगों को मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिगार्डिंग कुछ उनकी प्रॉपर्टीज को आपको इंट्रोड्यूस कराया था. दोबारा मैं उन चीजों को रिपीट करता हूं, बेटा ध्यान से सुनिएगा. क्रिस्टलाइन सॉलिड के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बिकॉज आज बेटा हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे. सो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंजमेंट, मींस सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट. ड्यू टू दिस रीजन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से डेफिनेट ज्योमेट्री जनरेट होती है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है बेटा? It is due to the constituent particles of the solid, constituent particle of the crystalline are arranging in definite or systematic arrangement. Systematic pattern होता है. Okay? Due to this reason we can say they show long range ordered solid. Okay? And some properties are like as anisotropic. This point is very important point. ठीक है ना, जिसके बारे में मैं आज आपकी इस वीडियो में आपको डिस्कशन कराऊंगा, एनाइसोट्रॉपिक के बारे में. ओके, ऐसा तो हम लोगों ने थोड़ा स्टडी किया था लास्ट वीडियोस में, पर वी विल डिस्कस टुडे. ओके, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एक्चुअल सॉलिड और ट्रू सॉलिड. कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस, इसके बारे में भी आज हम लोग स्टडी करेंगे. मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड डेफिनेट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं बेटा. ओके, इसके अलावा मैंने इसमें बताया था क्लीवेज प्रॉपर्टी. ओके, क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. व्हेन वी कट शार्प एज नाइफ देन जनरेटेड न्यू पीसेस हैविंग स्मूथ एंड you can say plain surface. That property is called cleavage property. Okay, crystalline solid shows cleavage property. तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी किए थे. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पर ये समझाने की कोशिश की थी कि बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जांपल्स हैं, जनरली जो आपको फॉर्मूले याद हो, बस सिंपल सा समझ लीजिए. आपको बेटा जिन मैटर के फॉर्मूले याद हो वो सारे एग्जांपल इसमें लग जाएंगे. जैसे मैंने कहा ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ठीक, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, वाटर, आयोडीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑल दीज बिलोंग्स टू क्रिस्टलाइन सॉलिड. इन अदर हैंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, इनके पॉइंट्स में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, लाइक एज नो हैविंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ओके, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है, इन दिस सिचुएशन नो हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री. ओके, तो इनको हम लोगों ने फॉल्स और स्यूडो सॉलिड, ग्लास के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बोला था सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है ग्लास को. ठीक है ना, इसके बारे में भी वी हैव अपन इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, आइसोट्रोपिक नेचर होता है, डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी. जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट नहीं होता तो हम कहते हैं दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको एमॉर्फस सॉलिड में बताई थी. इस चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे. एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल में मैंने मेरे प्लास्टिक, ग्लास, रबर, ओके, नाइलॉन,
you can say polyethylene, जो पॉलीमर होते हैं वो सारे एग्जाम्पल इंक्लूडेड इट. ओके, सो आर यू रेडी? आज की वीडियो, आज का लेक्चर करने के लिए, आज के मॉड्यूल को समझने के लिए स्टार्ट. आर यू रेडी? ओके, यस. सो टुडे वी विल डिस्कस classification of crystalline solid. That is the most important starting. Classification of crystalline solid. Look at the board. Classification of crystalline solid. Crystalline solid. Okay. As you remember that मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि सॉलिड सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ओके, सम सॉलिड हैव एटम्स, एटम. सम सॉलिड हैव मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स. ओके, and some has ions, ions. ठीक, these are the constituent particle of any crystalline solid. Okay, so here what is the base of classification of the crystalline solid? Then you can say what is the types of constituent particle in crystalline solid and what are the types of binding forces between them, between the constituent particles. Okay, तो base क्या बना है बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं एंड द बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, फैक्ट्स मींस व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस और अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ 4 types. How many types? 4 types. First is listen carefully. First is covalent solid, covalent solid. Okay, covalent solid. Okay, first is. Second is ionic solid, ionic solid. You can say ionic crystalline. Okay, now ionic solid. And third is metallic solid, metallic solid. Okay, and last and fourth is molecular solid, molecular solid. Okay, then we can say there are 4 types of crystalline solid. One is covalent, second is ionic, third is metallic and fourth is molecular solid. Right? ठीक, तो टाइप्स बना दिया बेटा मैंने, टाइप्स ऑफ. ओके, सो दिस इज द टेबल. वी कैन मेक a table of 4 types of crystalline solid. Like in this type, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा दिए अपने, उनमें आप लोग देख ही रहे होंगे बेटा. ठीक है, तो टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स. तो इन कोवेलेंट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एटम्स, और एटम के बिटवीन द एटम्स आपको हमेशा याद रखना होगा, बिटवीन द एटम्स what is the types of chemical bond? Then you can say the sharing of electron bond. Sharing of electron bond means covalent bond. Okay, covalent bond. Okay, so here third point is binding forces. Binding forces means attraction. Attraction, you can say molecular attraction, attraction between Cp. Okay, constituent particle attraction between Cp. So here covalent, in covalent solid the constituent particle are atoms, and between the atoms what is the types of binding forces? Then you can say covalent, sharing of electron means covalent bond. Okay, covalent bond, covalent bond. And next point is example, and some are properties. Okay, properties, and the conductivity also. Okay, conductivity.
conductivity. Okay, conductivity, that is the next point, is conductivity. So here example, this is the table. With the help of this table we can say how many types of crystalline solid and what is the types of constituent particle, and also what is the attraction between the constituent particle, example, and some simple types of properties, as well as conductivity शो करता है या नहीं करता उस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट इज कोवेलेंट, द constituent particle are atoms. अब here is एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक बात स्टडी की होगी, एक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, क्वार्ट्ज आप लोगों ने स्टडी किया होगा. तो आप लोगों ने जब बेटा डायमंड की स्ट्रक्चर को देखा होगा तो आपने डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या देखा होगा, दिखाई दे रहा है, मैं यहां बना रहा हूं बेटा, यहां देखिएगा. एक्चुअली डायमंड इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट also allotropes of the carbon. ठीक, there are many allotropes of carbon. What is the means of allotropes of carbon? Physical properties, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट का जो फॉर्म हमें नेचर में मिल रहा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, दैट्स फॉर्म आर कॉल्ड allotropes of that element. Is that clear? So in स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आप लोगों ने क्या देखा था, आपको अगर याद आ रहा होगा, each carbon is bonded with 4 another carbon and each this carbon also attached for another carbon. So here look at the board carefully. So here a network structure is generated. तो इन डायमंड्स, इन ग्रेफाइट और सिलिका ये ऐसे एलोट्रॉप्स हैं, हालांकि सिलिका, ऑल्दो सिलिका इज नॉट ए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सिलिका मींस SiO2 क्वार्ट्ज, ओके, बट डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो आपको डायमंड की स्ट्रक्चर में ये नजर आएगा कि ईच कार्बन इज अटैच्ड फॉर अनदर कार्बन, सो फॉर्म ए giant molecule, you can say network structure. Okay, so on the basis of this structure, covalent solid also known as network solid. Okay, how to say covalent solid or network solid? Because in covalent solid constituent particle are atoms and between the atoms are attached with a covalent bond. एंड कोवेलेंट बॉन्ड, उस पूरी सिचुएशन में कोवेलेंट बॉन्ड जब अटैच्ड होते चले जाएंगे तो नेटवर्क स्ट्रक्चर जनरेट होती है, सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड. ओके, कोवेलेंट. अब बेटा ये हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, लाइक एज डायमंड हार्ड है बट ग्रेफाइट इज एग्जांपल डायमंड. ओके, डायमंड. अब क्वेश्चन ये सर डायमंड के फॉर्मूला, तो ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है तो आप लिख सकते हैं C बेस पर S. ओके, C के बेस पर S लिख सकते हैं. डायमंड के बाद ग्रेफाइट भी इसमें आता है बेटा, ग्रेफाइट, उसके लिए भी ये एग्जांपल लिखा जाएगा. सिलिकॉन कार्बाइड मतलब SiO2, ये भी एग्जांपल आएगा. सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ऑल दीज एग्जांपल टू बिलोंग्स टू कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. ओके, सम प्रॉपर्टीज लाइक एज हार्ड, लाइक डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, और हार्ड और सॉफ्ट में भी पॉसिबल सॉफ्ट. ठीक है, हेयर इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए डायमंड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, बट ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या कंडक्टिविटी जनरेट कर सकता है. ओके, सो हियर दैट्स पॉइंट इज इंसुलेटर, डायमंड इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगा और ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी शो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस प्रेजेंट इन ईच कार्बन. ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखिए ना हम लोगों ने, ठीक है ना. सेकंड इज आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड और मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होगा बेटा, डायमंड जैसों का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना. आयनिक सॉलिड, जैसा कि इसके नाम से मालूम चल रहा है आयनिक, आयनिक मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे बेटा, आयंस. आयंस मींस कैटायन,
cation, cation and anions. अब देखिए इसके तो एग्जांपल सब all the salt, because salt are formed by cation and anion, like as NaCl, sodium chloride. तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, Na पॉजिटिव मींस कैटाइन, Na पॉजिटिव anion, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से रेगुलरली अरेंजमेंट तो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट रहेगा NaCl. कॉपर सल्फेट, CuSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट बेटा, Al2SO4 का ऑल्थराइज. बहुत सारे एग्जांपल आप यहां मेंशन कर सकते हैं. KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, these are the example which belongs to ionic solid. Is that clear? So here हम यहां क्या मेंशन कर सकते हैं बाइंडिंग फोर्सेस और अट्रैक्शन में. तो जैसा कि आपको मालूम है कि बेटा बिटवीन द आयंस, कैटाइन एंड आयंस हैविंग अपोजिट चार्जेस, और अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, कूलाम्बिक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं. यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम्बिक अट्रैक्शन, और यू कैन रिटर्न एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force. Okay, you can also say is ionic bond. Okay, electrostatic force or ionic bond you can also return here. Melting point ज्यादा होगा, ये भी हार्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना. कंडक्टिविटी देखिए सॉलिड फेज में तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते, बिकॉज आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड ईच अदर. बट इन मॉल्टन फेज और एक्वस फेज, मॉल्टन फेज और एक्वस फेज में क्या होता है कि आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था ना बेटा, आयनिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो जाता है, लूजली हो जाएगा. और ड्यू टू दिस रीजन आयंस आर मोबिलिटी व्हेन वी पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आयंस मूव करने लगेंगे बिकॉज अट्रैक्शन वीक हो चुका है. तो सॉलिड स्टेट में क्या है, ये सॉलिड स्टेट में इनमें कंडक्टिविटी शो नहीं होती बेटा, बट इन आपके पास नोट्स में आप देख रहे हो, तो सॉलिड केसेस में इनमें कंडक्टिविटी नहीं होती, बट इन मॉल्टन फेज और एक्वस फेज में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर. इन ओनली मॉल्टन और एक्वस फेज, ठीक है ना. वाटर के अंदर जब डिसॉल्व कर देंगे तो आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, फ्री आयंस मूव कर सकते हैं, तो इनमें कंडक्टिविटी जनरेट हो जाएगी. ओके, नाउ यहां भी अपन के हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हार्ड है, ठीक है ना. कुछ ब्रिटलनेस भी नेचर हो सकता है, ब्रिटलनेस, ठीक है ना. ब्रिटलनेस, ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, जल्दी देख लीजिएगा. मेटेलिक, नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड. नेम से मालूम चल रहा है, ऑल द मेटल्स विच आर मेटल, एग्जांपल बोलिए, आयरन, ओके, कोबाल्ट, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑल द मेटल्स इसके अंदर बिलोंग करेंगे. इज दैट क्लियर? और जब मेटल है तो बेटा आप इनकी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस है, मेलिएबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लग्जर. मेलिएबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना. डक्टाइल नेचर इनका शो होता है. कंडक्टिविटी, यस, सॉलिड फेज में कंडक्टिविटी जनरेट हो जाती है बेटा. ये इनके दोनों पॉइंट्स को आप लोग मेंशन कर ही सकते हैं, आप लोगों के पास ऑलरेडी है. अब मैं आपको यहां बता रहा हूं मेटेलिक. एक्चुअली मेटेलिक थ्योरी क्या कहती है, मेटेलिक थ्योरी ये कहती है कि मेटल में जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को. सपोज दैट, लुक एट द बोर्ड बेटा, सपोज दैट हियर दिस इज द पीस ऑफ मेटल इन विच metal atom release the electron and form metal ion. Okay, now electron are surrounded. तो एक थ्योरी है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. आप लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे इसके बारे में. तो इन दिस सिचुएशन में मेटेलिक सॉलिड के अंदर मेटल आयन मींस पॉजिटिव आयन means metal ion, okay, and surrounded with electron
इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो सराउंडिंग रहेंगे, ठीक है ना। यहां मेटेलिक बॉन्ड, ये दैट इज बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। इन मेटेलिक सॉलिड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना, आसान हो गया बेटा। और यहां मैंने आपको प्रॉपर्टीज में क्या बताया था? प्रॉपर्टीज में ये हार्ड तो होते ही है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड डक्टाइल नेचर, मेलेबल, लग्जर प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी मैंने कहा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज molecular solid are further classified into three categories. Why? Because molecules, some molecules has non-polar and some are polar, ठीक है। तो इसको फिर आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। आप थोड़ा सा स्पीडली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे आप लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट किस लिए बोल रहा हूं, अगर चाहो तो ले सकते हैं, आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये पॉइंट लिखे, इतना तो समझ में आ रहा होगा बेटा इन पॉइंट्स के बारे में। चलिए अब मैं आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स, वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर हो सकते हैं बेटा, पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ओके, पोलर और नॉन पोलर, ओके। सो हेयर बॉन्ड, अब देखिए एटम्स में हमेशा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड लगेगा, बट मॉलिक्यूल्स में, इन द मॉलिक्यूल्स या तो बेटा वान डेर वाल फोर्सेस लगते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वी कैन रिटर्न एज वान डेर वाल फोर्सेस, वान डेर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हियर फर्दर क्लासिफाइड मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑफ थ्री टाइप्स, ओके। नाउ इरेज कर दो बेटा, यहां से साफ कर दिया जाए इसको, ठीक है, ओके। So the next classification is molecular solid. Molecular solid, okay? Molecular solid के constituent particle molecules होते हैं, which may be polar or non-polar, okay? And the force attraction between constituent particle means molecules having या तो होगा बेटा वान डेर वाल forces या होगा hydrogen bonding. So the types of molecular solid, okay, molecular solid. So first is non-polar molecular solid, non-polar molecular solid, molecular solid, okay. Second is polar solid, polar molecular solid, polar molecular solid. And third is hydrogen bonded molecular solid, hydrogen bonded molecular solid, okay. So there are three types of molecular solid. As we know, मैंने अभी आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बेटा वो कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन नॉन पोलर के अंदर कौन से होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए नॉन पोलर, हम लोगों ने 11th क्लासेस में पोलरिटी के बारे में, डाइपोलरिटी के बारे में स्टडी किया था, ठीक है ना। तो जितने भी बेटा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब molecules which are made up of same types of atom like as H2, okay, no having any polarity, तो non polar होगा ये, बेस पर वो S लिख दिया जाए, CCl4, C6H6, C6H6 and also argon, सिंगल जरूर है बेटा, लेकिन ये यूनिमोलिकुलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। So these are the example of non-polar molecule, बहुत है, ठीक है ना। ये सब नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं, यहां लिखा जा सकता है सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड CCl4, सॉलिड बेंजीन, सॉलिड आर्गन, ओके। नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर, ओके। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूल होंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल में मैं लिख सकता हूं यहां HCl
partially positive partially negative due to difference between the electronegativity. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये सेम टाइप के हैं बेटा। जब सेम टाइप के मैं अगर यहां पर N2 लिख दूं, बेस पर S लिख दूं, O2 लिख दूं, बेस पर S लिख दूं, तो सॉलिड N2, सॉलिड O2, all these are non-polar because these are the homoatomic molecule. तो जितने भी homoatomic molecule होंगे like sp4, S8, ठीक है, all these belongs to non-polar molecule. Non-polar molecule में जो attraction लगेगा, मैंने कॉलम नहीं बना पाया, यहाँ attraction लिख देता हूं। तो non-polar molecule में van der Waals forces का एक very weakest bond लगता है। van der Waals forces के जब types बनाते हैं हम लोग, उसमें एक होता है बेटा जिसे कहते हैं लंदन फोर्सेस। ओके, कौन सा कहेंगे बेटा? लंदन फोर्सेस कह सकते हैं अपन। एक और नेम होता है डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस, ठीक है ना? डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। ओके, फोर्सेस क्या बताया मैंने आपको? दिस इज द टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस जो किन में मिलेगा? विच इज फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगा हमको, ठीक है ना? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस होता है वो डाइपोल डैश डाइपोल अट्रैक्शन होता है। डाइपोल विच इज द टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट HCl, similarly we can written as CHCl3, chloroform. Okay, chloroform. And next is C6H5 single bond Cl, chlorobenzene. Next is SO2, sulfur dioxide. Here CO2, आपको याद होना चाहिए CO2 की स्ट्रक्चर बेटा लीनियर होती है, और लीनियर सिचुएशन में ये जो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा, ये जो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा बेटा वो एक दूसरे के सेम होगा, और ड्यू टू द अपोजिट इन डायरेक्शन they cancelled each other, so that total dipole moment is zero. So solid CO2 is also included here in non-polar molecular solid. Okay, these are the polar molecule having मतलब dipole dipole attraction, and the molecule are polar molecule. So here third example is, third types is hydrogen bonded molecular solid. Hydrogen bonding, that is the most important. जिन कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोजन एंड अटैच्ड विद फ्लोरीन, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फ्लोरीन, लुक एट द बोर्ड, हाइड्रोजन अटैच्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होता है, बिकॉज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ड्यू टू दिस रीजन हेयर यहां की पोलरिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनमें बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड्स विच गिवन बाय लेटिमर एंड रोडबुश। लेटिमर एंड बुश साइंटिस्ट ने ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन में लगेगा, मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फ्लोरीन, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन. These molecule are binding each other by the hydrogen bond. Okay, hydrogen bond van der Waals forces की कंपैरिजन में बेटा थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, सो हियर इज हाइड्रोजन containing fluorine, oxygen, nitrogen attached molecule, attached polar molecule. ओके, इनकी पोलरिटी ज्यादा होती है, पोलर मॉलिक्यूल. और इनमें कौन सा बॉन्ड लगा होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर होता है वो van der Waals फोर्सेस से ज्यादा होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड से कम होता है. ठीक है ना. एग्जांपल, वाटर बेटा H2O, अमोनिया NH3, HF, अल्कोहल C2H5OH, एंड अगर मैं ये कहूं कि ग्लूकोज C6H12O6, सुगर C12H22O11, सुगर, यूरिया NH2CONH2. These are the example of
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या डिस्कशन कराया बताइए मुझे। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाउ मेनी टाइप्स? 4। फर्स्ट इज कोवेलेंट और नेटवर्क, सेकंड इज आयनिक, थर्ड इज मेटेलिक एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए, आपके नोट्स में अवेलेबल है। इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद उनके आंसर पर आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, आगे चले हम लोग, इसे रेज कर दें। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज एनआइसोट्रॉपी। ओके, एनआइसोट्रॉपी। Next heading is anisotropy. Listen carefully this word anisotropy. Anisotropy. So the crystalline solid are anisotropic nature. Anisotropic nature. What is the means of anisotropy? Definition completely आपके पास में लिखी गई, आप उसे समझिएगा। Different physical properties, different value of physical properties, different values of physical properties like as refractive index, okay, mechanical strength, resistivity, these are the here etc etc. okay, mainly बेटा refractive index पर हम फोकस करेंगे। refractive index, तो different values of physical properties like as refractive index, mechanical strength, resistivity, these are different डायरेक्शन में अगर मुझे different values अगर physical properties की मिलती हैं, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एनआइसोट्रोपिक नेचर शो करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। ओके, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो तो करते हैं बट सब में नहीं मिलता। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलता है which are made up of 2 different types of crystalline particle, जो 2 different type के crystalline particles में like as ionic solid। ठीक है, crystalline solid का types होता है ionic solid, तो ionic solid के अंदर ये हमें refractive index different values और in different direction, in different direction DIRECTION, different direction। okay, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू अगर मिलती है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, देन वी कैन से द सॉलिड इज एनाइसोट्रोपिक इन नेचर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज दिस प्रॉपर्टी। ओके, टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक ए एग्जांपल, एक आयनिक एग्जांपल अपन ले लें जिसमें कैटायन और एनायन, जिसके पार्टिकल्स को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करिए 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स में ब्लू, ठीक, ब्लू, ओके, नाउ हियर इज ब्लैक, यू कैन चेंज द रेड कलर, ओके, रेड, ब्लू, यू कैन से दिस इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन पार्टिकल। बिल्कुल होगा बेटा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बात क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। इज दैट क्लियर? सो हियर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन पार्टिकल, इट मींस ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को बिलोंग्स कर रहा है। मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, अब उसको क्या समझेंगे आप लोग, ठीक है? सो वी कैन टेक ए एग्जांपल, मींस आयनिक एग्जांपल which made up of 2 different type particles which indicate blue and red color, okay? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन करने, मतलब इस प्रॉपर्टी की वैल्यूज को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूज को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे,
एक लाइट बीम को इसके ऊपर डालेंगे, एक लाइट को डालेंगे, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को अगर मैं बेटा देखिएगा आप ध्यान से, रे ऑफ लाइट को अगर मैं इस डायरेक्शन से डालूं जिसको मैंने नाम दिया ए बी, ओके, ए बी डायरेक्शन, तो ए बी डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, ए बी डायरेक्शन में सेम टाइप के पार्टिकल बोथ साइड उपस्थित हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड रेड रेड। तो ये जो रे ऑफ लाइट डाली गई है इसका इंटरेक्शन सेम टाइप के पार्टिकल से होगा। जब सेम टाइप के पार्टिकल से होगा तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू आप देखिए, और दूसरे डायरेक्शन से डाला मैंने एक्स वाई डायरेक्शन से। एक्स वाई डायरेक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि सर जैसे रे ऑफ लाइट हम डालेंगे तो रे ऑफ लाइट में यहां इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, लाइट का इंटरेक्शन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ होगा क्या वो उस जैसा होगा, क्या सिमिलर होगा ए बी डायरेक्शन वाले से? नो, बिकॉज इन ए बी डायरेक्शन बोथ साइड सेम टाइप पार्टिकल आ रहे हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लैक सॉरी रेड रेड रेड, बट इन एक्स वाई डायरेक्शन लुक एट द बोर्ड, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, वन साइड एडी बेटा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे। What it indicates? It indicates the value of refractive index, the value of refractive index in AB direction totally different in XY direction. तो AB डायरेक्शन की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होगी बेटा वो XY डायरेक्शन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू से टोटली डिफरेंट होगी। इट मींस वी कैन से दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी, और एनाइसोट्रॉपी नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज हियर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था, तो ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर शो करेंगे। आइसोट्रॉपिक नेचर में क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें आइसोट्रॉपिक नेचर शो होता है। देखिए इस बात को एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से बताऊं। सपोज करो आपके स्कूल में असेंबली हो रही है, ड्यूरिंग द असेंबली क्या होगा बेटा, एक रो 12th क्लास के स्टूडेंट की बनी हुई है, फिर 11th क्लास के स्टूडेंट की रो, सेकंड रो 12 क्लासेस की, 11th क्लासेस की, या यू कह सकते हैं 12, ओके, 11, 10, 9, 8, ये रो बनी हुई है। बट वी कैन सी दैट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक ना, ड्यूरिंग द असेंबली सिचुएशन। तो असेंबली सिचुएशन में जब स्टूडेंट का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सो वी कैन से दैट इज द क्रिस्टलाइन, लाइक एज क्रिस्टलाइन, ओके, बिकॉज इन क्रिस्टलाइन solid have regularly or systematic arrangement of the constituent particle। तो असेंबली के constituent particle कौन हो गए, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट की ये रो 12 थी, that is the 11, 10, 11, 8, ओके। अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊंगा तो मुझे क्या दिखाएंगे इस वाली में, तो मुझे कहूंगा 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11th, 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 होगा कि नहीं बेटा, सेम टाइप की नजर आ रही है। बट अगर मैं यहां पर ऑब्लिक लाइन से देखता हूं, यहां से एक इस रो में देखता हूं, तो मुझे क्या सेम टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे क्या, तो मैं देखूंगा 10, 11, 12, 11, 10, 9, इट मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स तो है असेंबली में, बट डिफरेंट डायरेक्शंस में वो स्टूडेंट सेम नहीं है। इस रो में सेम अरेंजमेंट मिल जाएगा 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, तो इस डायरेक्शन में मैं एक टाइप के स्टूडेंट को देख रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में देखता हूं तो मुझे वो अरेंजमेंट जैसा इस डायरेक्शन में था मिलेगा नहीं। इट मींस एनाइसोट्रॉपी अरेंजमेंट ड्यूरिंग द असेंबली सिचुएशन, ओके। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। इसको मैं ये कहता हूं, जब आपकी लंच हुई बेटा, रेसेस में क्या होगा, आप देखेंगे कि हर जगह आपको एक तरीके का कोलाइजन नजर आएगा, एक झुंड नजर आएगा बेटा, ठीक है ना, कलेक्टिवली स्टूडेंट्स का। तो आप यहां कलेक्टिवली स्टूडेंट है, वहां कलेक्टिवली स्टूडेंट है, कलेक्टिवली, तो आप ये डिफरेंट नहीं कर पा रहे। आप उनके नेम के बजाय कहेंगे दैट इज द एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट, क्लस्टर फॉर्म मिलेगा एक तरीके का। सो हम कह रहे हैं कि बेटा इधर भी क्लस्टर है, सब जगह क्लस्टर सिचुएशन बन रही है, देन इट इज द आइसोट्रॉपिक इन नेचर। समझ में आया बात? तो ड्यूरिंग द असेंबली टाइमिंग एन आइसोट्रॉपिक नेचर, एंड ड्यूरिंग द लंच और रेसेस टाइमिंग आइसोट्रॉपिक नेचर नजर आए, क्योंकि मुझे हर जगह क्लस्टर यानी झुंड नजर आएंगे। मैं उनके पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं कह सकता,
तो मुझे झुंड नजर आएंगे, तो उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो सेम टाइप के झुंड नजर आ रहे हैं मुझे, चाहे झुंड के अंदर उस कलेक्टिवली फॉर्म में 15 स्टूडेंट हो या 20 हो, लेकिन वो झुंड के फॉर्म में होंगे. दैट इज द आइसोट्रोपिक इन नेचर. ओके, आई होप यू आर understood that point. Okay, so next and last heading is glass is a super cooled liquid. glass super cooled liquid क्यों है? अब देखिए, ग्लास सॉलिड है, सॉलिड में भी एमॉर्फस सॉलिड है बेटा, और एमॉर्फस सॉलिड मींस एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड एग्जांपल ग्लास which called super cooled liquid. It's behave just like as a liquid. क्यों करता होगा? इसे देखिएगा, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना, ग्लासेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में वेरी स्लोली मूवमेंट होता है बेटा, हमको डायरेक्टली नहीं दिखता, तो बहुत ही स्लोली जब मूवमेंट होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशन, वो पार्टिकल कहां मूव करेंगे? बॉटम साइड में. दैट इज द ग्लास. और इसके पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं, अब मूव क्यों होता है बेटा? जैसे ही चेंजेस आता है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, पार्टिकल्स में मूवमेंट चालू हो गया. अब मूवमेंट्स में क्या हुआ? ड्यूरिंग द मूवमेंट्स पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स टू द बॉटम साइड ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स से पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, वेरी स्लोली. फिर हमारा विंटर सीजन आया, विंटर सीजन में क्या हो गया? मूवमेंट और भी स्लो हो गया. फिर हमारा दूसरा सीजन आया हमारा, जिसमें अपन कहते हैं समर सीजन, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो पार्टिकल्स मूव करने लगे. तो काफी लंबे टाइमिंग के बाद, काफी इयर्स के बाद जब हम देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? ग्लासेस में चेंजेस नजर आता है. इसको हम लोग ओल्ड बिल्डिंग्स में जो विंडो और गेट्स लगे होते हैं ना, विंडो और गेट्स लाइक दिस, जैसे आपको ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे यहाँ जो विंडो लगी है, लेकिन ये तो नई है बेटा, ठीक है ना, अप्रॉक्स 20 to 25 और मोर इयर्स ओल्ड अगर होती है, तो पुरानी बिल्डिंग्स में जो ग्लास पेन्स, ग्लास के जो पेन विंडो और डोर्स में लगे होते हैं, उनका बॉटम साइड टॉप साइड की कंपैरिजन में थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा थिकर होता है, राइट? दैट इज द थिकर बॉटम साइड in comparison of top. Why? Because glass is amorphous solid and mobility of the particles, constituent particles towards the bottom side due to the gravitation force. ठीक है ना? तो particles नीचे की तरफ मूव करेंगे. अब जब पार्टिकल मूव करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा ना, बॉटम वाला, वो टॉप की कंपैरिजन में, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये डिजाइन ऐसा बना होगा, बट ऐसा नहीं है. ऊपर थिनर हो गया, नीचे थिकर हो गया. तो ये इस तरह का हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ग्लास के बारे में ये बात समझ में आ गई. कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ग्लास के पार्टिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं. दे विल अपीयर इन लुकिंग जस्ट लाइक एज ए, बिल्कुल स्मूथली जो शाइनिंग होती है, उस तरह से हमें वो दिखाई देने लगते हैं. सेकेंड इज, एक और बात मैं आपको बताऊं, कूलिंग कर्व. दैट लास्ट पॉइंट इज कूलिंग कर्व. ओके, कूलिंग कर्व. कूलिंग कर्व मींस आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम किसी मोल्टन फेज को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और ड्यूरिंग द कूलिंग टाइम जो टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाए, टेम्परेचर हेयर, टेम्परेचर एंड दैट इज द टाइम, ठीक है ना, टेम्परेचर एंड द टाइम. सो दिस इज कॉल्ड कूलिंग कर्व. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कूलिंग कर्व होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूं. व्हाई? एंड द एमॉर्फस सॉलिड के जो कूलिंग कर्व होते हैं बेटा, वो कंटिन्यूअस होते हैं. इसे समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना है कि मोल्टन फेज क्या है. जैसा मैंने आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड डेफिनेट होते हैं. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बेटा वे मेल्ट होते हैं. ओके, उससे पहले टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं होंगे. वो एक अलग बात है कि अगर इंप्योरिटी है तो पहले हो जाएंगे, बट इंप्योरिटी प्योर केस में बात कर रहा हूं, प्योर केसेस की. ओके, तो जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंप्लीटली उसके
मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म कर दे, हीट कर दे, तो इसकी एक ही फेज होगी और वो क्या है, मोल्टन फेज। एक ही फेज मोल्टन फेज, क्योंकि हमने उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा उसको हीट कर दिया। अब मोल्टन फेज को मैं क्या करने जा रहा हूं, कूल करने जा रहा हूं, ठीक है। ग्रेजुअली कूलिंग सिस्टम अपन अपना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले तो टेम्परेचर कूलिंग कर, ड्यूरिंग द कूलिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ओके। तो टाइम के साथ ये पॉइंट विच इज मोल्टन फेज, और जब मैंने इसको कूलिंग किया तो कूलिंग करने पर टेम्परेचर क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। बट आफ्टर सम टाइम वी कैन गेट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। हमने कूलिंग करना कंटिन्यूअस रखा, बट कुछ टाइम के बाद हमें क्या नजर आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। तो ए से बी में यहां मोल्टन फेज थी बेटा, मोल्टन फेज, मोल्टन। बट जैसे बी पॉइंट से जहां टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस हियर molten and solid situation generate। तो यहां क्या होने लगा, molten phase solid में कन्वर्ट होने लगी, और जब तक molten और solid रिवर्सिबल रहेगा तब तक टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट बना रहता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। तो हम कूलिंग केवल यही कूलिंग नहीं कर रहे थे बेटा, आगे भी कूलिंग कंटिन्यूअसली की, बट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट हो चुका है। कब तक, ये अनलेस ऑल द मोल्टन कन्वर्ट इनटू सॉलिड, जब तक पूरा मोल्टन फेज सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, देन टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। एंड फर्दर जब सॉलिड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है, जिसको मैं पॉइंट सी का, फिर आगे मैंने कूलिंग करना जारी रखा, तो दैट इज द ओनली वन फेज हियर अराइजेस व्हिच इज सॉलिड आफ्टर द पॉइंट ऑफ BC। तो BC मींस हो गया मोल्टन रिवर्सिबल सॉलिड, देन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रिलेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। सो वी कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिर दोबारा देखिएगा, मोल्टन फेज को जब हमने कूलिंग किया, तो मोल्टन फेज का कूलिंग करने पर टेम्परेचर टाइम के साथ बेटा डिक्रीज होता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हमको क्या नजर आएगा बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जबकि हम कूलिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। कब तक रहेगा बेटा ऐसा कांस्टेंट, जब तक ऑल द मोल्टन फेज सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। एंड आफ्टर दैट हम फिर कूलिंग करना कंटिन्यूअसली रखते हैं, तो यहां से अब ओनली सॉलिड फॉर्म प्राप्त होगा, ओके। तो दैट इज कूलिंग कर्व इज discontinuous which shows crystalline solid, is that clear? But in other hand here temperature, similarly temperature and also time, okay। अब आप इसे ऐसा समझिएगा, like as plastic, like as glass, like as rubber। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, you have seen that example of rubber, plastic और glass, कि जब कुछ टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो बेटा वो सॉफ्टन होने लगते हैं, सॉफ्टनेस होने लगते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन मेल्ट नहीं हो रहे, सॉफ्ट हो रहे। टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं। और सॉफ्ट होते होते कब वो कंप्लीटली मोल्टन फेज में बदल जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। दैट इज द नो हैविंग डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, क्लियरली पता ही नहीं चल रहा। हमने हीट किया, सॉफ्ट हो रहे, हीट हो रहा है, किया, सॉफ्ट हो रहा है, हीट हो रहा है, सॉफ्ट किया, तो एक ब्रॉडली रेंज पर वो सॉफ्टनेस प्रोसेस चलती रहती है, और ऐसा होते हुए कब वो मोल्टन में चेंज हो जाते हैं मालूम नहीं चलता। अब उस मोल्टन फेज को जब हम लोग कूल करेंगे तो क्या देखेंगे अपन, जैसे जैसे हम लोग उसे कूल करते जाएंगे, टाइम के साथ टेम्परेचर रेगुलरली डिक्रीज होता जाएगा, और कोई भी क्लियरली पॉइंट ऐसा नजर नहीं आता, जैसे यहां क्लियरली पॉइंट नजर आ गया था कि बी से स्टार्ट हो चुका है मोल्टन का सॉलिड फॉर्म में, लेकिन यहां क्या है, पता ही नहीं चलेगा कि कब मोल्टन होते होते सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज द कर्व इज कॉल्ड कंटिन्यूअसली कर्व, ठीक है ना। एमॉर्फस सॉलिड शोज कंटिन्यूअस कर्व। समझ में आया होगा, मैंने जो कोशिश की थी आप लोगों को। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बेटा आप लोग अपने कमेंट में डाल सकते हैं, मोबाइल से भी पूछ सकते हैं आप लोग। सेकेंडरी जब हमारा संडे में डाउट सेशन होगा आप लोगों को, तो मैं डायरेक्टली लाइव उसमें आऊंगा ही,
उसमें आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सेकंड मॉड्यूल को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सम प्रॉपर्टीज लाइक एज एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपिक नेचर। क्लीवेज को हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल में स्टडी किया था, इसमें भी मैंने बताया कूलिंग कर्व, ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, व्हाई you can easily written in your notebook, okay। So we will meet next module number 3. Thanks, okay।